हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस एक कॉमन सी बीमारी है, डिजीज़ है, जिसको जनरली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जो ज़्यादा एज के जो एज्ड हमारे पर्सन्स होते हैं उन लोगों में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। दिस इज रोहित कुमार त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मास्यूटिक्स, शिवालिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, देहरादून। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो जो टर्म हमारी अर्थराइटिस है ये एक ग्रीक वर्ड से कॉइंड है, डिराइव्ड है। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है अर्थराइटिस। तो बेसिकली दो वर्ड्स हैं, अर्थरॉन एंड आइटिस। ठीक है, जो अर्थराइटिस वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है हमारा अर्थरॉन और दूसरा है आइटिस। अब जब अर्थरॉन की हम लोग बात करते हैं इसका मतलब होता है जॉइंट से। ठीक है, और आइटिस का मतलब, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन से। ठीक है, और जब हम दोनों को कलेक्टिवली इसकी मीनिंग निकालेंगे तो इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पर भी हमारी बोन्स में, हमारी बॉडी में जॉइंट होते हैं तो उन जॉइंट्स पे मेजरली हम लोग अर्थराइटिस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कोशिश करी है आप सभी लोगों को इसको फिजिकली दिखाने की। इस तरीके से हमारे फिंगर्स हो गया, चाहे फुट के फिंगर्स हो गए, चाहे नी, कोई भी बॉडी हमारा जॉइंट हो, वहाँ पे हम लोग ये डिफॉर्मेशन एक तरीके की ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफॉर्मेशन है इसी को हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। बेसिकली अर्थराइटिस को हम लोग बोलते हैं। अर्थराइटिस भी हमारा दो टाइप का होता है और उसमें से पहली कैटेगरी हमारी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोग इन दोनों स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो तो पहला स्ट्रक्चर में आपको सारे स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनल्स एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से दिख रहे हैं, जिसमें आपका कार्टिलेज हो गया। ठीक है, और जो जॉइंट मेजरली जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट का जो स्पेस है, ठीक है, ये हेल्प करता है इजी मूवमेंट में। ठीक है, पर जब अर्थराइटिक जो पेशेंट हमारा है उसके अगर जॉइंट्स आप लोग ऑब्जर्व करें तो वहाँ एक तरीके का इन्फ्लामेशन या कुछ डिफॉर्मिटीज़ वगैरह डेवलप होती हैं। ठीक है, इस वाले फिगर का अगर हम लोग इसके साथ में कंपेयर करें तो यहाँ जनरली बहुत सारा फ्लूइड वगैरह हो गया। ठीक है, और एक तरीके से स्वेलिंग हो गया और रेडनेस वगैरह होने लगती है और धीरे धीरे जो बोन है, ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी वहाँ डेवलप होने लगती है और धीरे 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 बोन्स वहाँ की हमारी वीक भी होने लगती हैं। ठीक है, और कार्टिलेज लॉस वगैरह होने लगता है और जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है, ठीक है, तो वो जॉइंट का जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग भी नैरो होने लगती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तो बेसिकली आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, क्रोनिक का मतलब आप समझते हैं, डिजीज का मतलब आप समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑटो इम्यून की। ठीक है, इम्यून का मतलब भी आप समझते हैं। ठीक है, इम्यून का रिलेशन हमारी इम्यूनिटी के साथ में है। जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का भी फॉरेन मटेरियल, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते हैं या फॉरेन सब्सटेंस एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है, जो कि उनके साथ फाइट करके उनकी एक तरीके की किलिंग का काम करता है और हमारी बॉडी को फॉरेन मटेरियल से बचाता है। ठीक है, पर जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम किसी गड़बड़ी की वजह से या अनकंट्रोल्ड हाइपर एक्टिव हो जाए या अपने आप ही वो बॉडी के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, ठीक है, अपने आप ही गलती से जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी पार्ट्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगे, टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने लगे, तो जो वो डिजीज़ डेवलप होती है उसी डिजीज़ को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन भी किए हैं। ठीक है, तो ऑटो इम्यून जो डिजीज़ हैं हम लोग, वो कंडीशन होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से किस तरीके की कोई भी बीमारी हो सकती है। तो उसमें से एक बीमारी हमारी क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, तो मेजरली कहाँ है, जो जहाँ पर भी हमारी बॉडी में बोन्स के जॉइंट्स हैं वहाँ पर हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वाले एरिया में अगर ऑटोइम्यून जो डिजीज़ हैं, ऑटोइम्यून रिएक्शंस अगर शुरू हो जाती हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग हो गया, सेलुलर डैमेज हो गया, ऑर्गेनल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डैमेज, फिजिकल डैमेज हो गया, पेन हो गया, स्टिफनेस हो गया। ठीक है, हार्डनेस जिसको आप लोग बोल सकते हैं तरीके से। दूसरा, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो फंक्शन होगा, बेसिकली जो बोन्स के जॉइंट्स का जो फंक्शन है, ठीक है, मूवमेंट या मोबिलिटी का वो फंक्शन धीरे धीरे इम्पेयरमेंट उसमें आने लगेगी और हम लोग एबल नहीं रहेंगे अपनी बोन्स के जॉइंट्स को मूवमेंट में लाने में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में।
ठीक है। और जनरली ये कंडीशन जो ज़्यादा एज के पर्सन है, अगर हम लोग बोल रहे हैं तो 40 से लेकर के 60 तक के बीच के जो लोग हैं उनमें इसको ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। कम एज में बहुत ही कम केसेस हैं अभी तक जो ऑब्जर्व किए हैं। मेजरली हम लोग यही बोलते हैं कि 40 से लेकर के 60 की एज के बीच के पेशेंट्स को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है, जितने भी पेशेंट हैं टोटल इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलेशन के। ठीक है, अब जनरली जो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है इनको हम अपने हाथों के और पैरों के जो जॉइंट्स हैं उनमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पेयर्स में। ठीक है, अब जैसे एक एंकल में आपके दर्द होगा तो दूसरे एंकल में भी दर्द। बेसिकली हमारा जो अर्थराइटिस है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्वेश्चन है कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक अर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता करना है और बताना है। ठीक है, आप कमेंट भी नीचे लिख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं अगर आपके समझ में नहीं आता है। ठीक है, पर आप उसको ज़रूर एक बार देखें। इसके अलावा हमारी जो एल्बोज, शोल्डर्स, नीज, एंकल्स, जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ऑब्जर्व करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें कुछ जनरल कंसिडरेशंस की, तो पूरे वर्ल्ड की लगभग 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस से ग्रसित है अभी। ठीक है, जो लोग पेशेंट हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। अब जनरली अगर हम लोग बोलने की बात करें तो ये किसी भी एज में हो सकता है, पर यूजुअली अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादातर ये 40 साल या उससे आगे की एज के पेशेंट्स को होता है या पर्सन्स को होता है। ठीक है, और दूसरा मेंस के कंपैरिजन में वुमेन्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें किस वजह से हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, तो बेसिकली कोई स्पेसिफिक फैक्टर या इसका एटियोलॉजिक एजेंट अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पर फिर भी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स और ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं। ठीक है, ऑटोइम्यून जो फैक्टर्स हैं वो उनकी वजह से ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी वजह से ही जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो इम्यून जो रिएक्शंस हैं वो शुरू होती हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, अब ये रिएक्शंस क्यों हुई हैं या कौन सा फैक्टर है ये आइडेंटिफाई नहीं क्लियरली हो पाया है। अब हम लोग बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स की। ठीक है, तो जनरली अगर आप लोग बोलें तो जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आदमी की जो पेशेंट की जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि जॉइंट्स में जो बोन्स का जो मूवमेंट है वो आसानी से नहीं हो पाएगा। दूसरा, उस एरिया में बहुत ही सीवियर पेन भी होता है जिसकी वजह से पेशेंट मूवमेंट में अपनी बॉडी को नहीं ला पाता है। ठीक है, दूसरा, अगर जिस भी जॉइंट पे अर्थराइटिस हुआ होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ होगा, वो एरिया थोड़ा सा गर्म हो जाता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, इसके अलावा आप स्लीप में डिस्टर्बेंस हो गया, हल्का सा फीवर हो गया, फटीग हो गया, मूड ख़राब होना हो गया, ठीक है, माउथ में ड्राइनेस हो गया, वेट लॉस हो गया, अलग अलग तरीके के साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। पर मेजरली या मोस्ट कॉमनली इसका जो साइन और सिम्टम अगर हम लोग बोलें तो यही है कि जॉइंट्स में रेडनेस, स्वेलिंग और उसके साथ साथ पेन होना। ठीक है, सीवियर पेन होना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एटियोलॉजी की तरफ कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टार्टिंग प्रोसेस है एग्जैक्टली नहीं आइडेंटिफाई हो पाया है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे शुरू होता है, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स ज़रूर होते हैं जिनकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस पेशेंट में बढ़ जाते हैं। जैसे हम लोग स्मोकिंग बोलें, ठीक है, जो स्मोकिंग जो लोग करते हैं तो उनमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर की हम लोग बात करें तो उसमें एस्बेस्टॉस या सिलिका वाले एनवायरनमेंट में अगर आप लोग रहते हैं तो ऐसे लोगों को भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो ओबेस या जो ओबिसिटी से पेशेंट के जो पेशेंट हैं उनमें भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जेंडर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वुमेन्स ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। मेंस में उतना कॉमन नहीं है जितना वुमेन्स में है। ठीक है, और एज की हम लोग बात करें, एज एक मेजर फैक्टर है। वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, पर यूजुअली ज़्यादातर ये 40 से 60 के बीच के एज में के पेशेंट्स में इसको ऑब्जर्व किया गया है। इसके अलावा छठवां फैक्टर अगर आप लोग बोलें तो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में प्रीवियसली कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है तो आपको भी उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। यहाँ पे इस बोन के स्ट्रक्चर को आप लोग ऑब्जर्व करें। एक तरफ हमारे अर्थराइटिक
जॉइंट है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जॉइंट, ठीक है। दूसरी तरफ हेल्थी जॉइंट, मतलब यहाँ की सारी कंडीशन क्या है, नॉर्मल है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें और राइट साइड में क्या है, ये इन्फ्लामेशन हो चुका है, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, इसके अलावा जो कार्टिलेज हो गया, ये जो बोन्स हैं, बोन्स, इन सारे के सारे जितने भी ये कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट का डिप्लीशन होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से बोन्स के मूवमेंट में हमको दिक्कत आती है। यहाँ पे कुछ टर्म्स ऑब्जर्व आप लोग कर सकते हैं, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी हो गया, तो ऑस्टियोक्लास्ट में यही है कि बोन्स का डिप्रेशन होने लगता है, ठीक है, बोन्स डैमेज होने लगते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस, टी सेल्स हो गया, बी सेल्स हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गया, ये सारे के सारे जो हमारे ये इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स हैं, जो सेल्स हैं, ठीक है, वो एक्टिव हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि वहाँ के सेल्स को और टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं, ठीक है। अब हम लोग और आगे बात करें, इसका जो प्रोसेस है, चार्ट है पैथोफिजियोलॉजी का, तो अब इसकी जो शुरुआत है, कुछ हम लोग बात करें अगर, तो कुछ इटियोलॉजिक फैक्टर क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी की जो CD4 सेल्स है, जो टी सेल्स हैं, ठीक है, जो इम्यून सेल्स जो हैं बेसिकली, उनको एक्टिवेट करेंगी, ठीक है, CD4+ सेल्स, टी सेल्स। अब जब ये सेल्स एक्टिवेट होंगी तो ये कुछ स्पेसिफिक मीडिएटर को रिलीज करते हैं, जिनको हम लोग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बोलते हैं, ठीक है, साइटोकाइन, जिसमें हमारा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन्स 1 आते हैं, ठीक है। कहीं पे आपने INF वगैरह भी देखा होगा, ठीक है, TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 और IL-1। अब ये साइटोकाइंस क्या करती हैं, हमारे जो बी सेल्स हो गया, एंडोथीलियल सेल्स हो गया और मैक्रोफेजेस हो गया, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, बी सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया। तो जो ये भी मीडिएटर्स एक्टिवेट हुए हैं, ये फर्दर एक्टिवेट करते हैं हमारे बी सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स और मैक्रोफेजेस को। इसके बाद जैसे ही ये सेल्स हमारी एक्टिवेट होती हैं, तो ये और इम्यून रिस्पॉन्सेज या जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का एक्टिवेशन होता है। और जैसे ही इन सेल्स की एक्टिविटी बढ़ती है, ये सेल्स की एक्टिविटी अगर जॉइंट्स में बढ़ी है हमारी, तो वहाँ पे जो भी हमारा साइनोवियम है, साइनोवियल जो फ्लूइड हो गया, ठीक है, जॉइंट्स का एरिया हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, कोलेजन हो गया, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन वगैरह हो गई, तो इन सारी के सारे मेम्ब्रेन्स को वो डैमेज करने लगता है, ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज, बोन एंड एंकाइलोसिस। बेसिकली अगर एंकाइलोसिस की हम लोग बात करें, ये वो कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल स्टिफनिंग और इमोबिलिटी आ जाती है हमारी बोन्स के जॉइंट में, ठीक है, एंकाइलोसिस। एंकल से आप लोग समझ सकते हो कि ये करके जॉइंट है हमारा, ठीक है, और एंकाइलोसिस में क्या है, उस जॉइंट की जो मोबिलिटी है, वो मोबिलिटी कम होने लगती है और स्टिफनेस बढ़ने लगती है, एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल मतलब बहुत ही सीवियर कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली पूरी की पूरी इस प्रोसेस की वजह से हमारा क्या होता है, उस जॉइंट में परमानेंट डिफॉर्मिटीज़ वगैरह डेवलप हो जाती है, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट नहीं किया जा सकता, मेडिसिन की हेल्प से हम लोग सिर्फ जो डैमेज होने का जो रेट है, ठीक है, उस रेट को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अर्ली स्टेज में हम लोगों को पता चल जाए कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, या पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो चुका है, ठीक है। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी का एक प्रोसेस चार्ट है, इसको आप लोग पढ़ें, समझें, ठीक है। बहुत कोशिश मैंने करी है इसमें इसको आसानी से समझाने की। अब आगे हम लोग बात करें कि हम लोग कैसे डायग्नोज करें कि पेशेंट को अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन तो यही है, अगर सीवियर पेन हो रहा है हमारे जॉइंट में, ठीक है, बोन के जॉइंट्स हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपने को डायग्नोज कराएं। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो चुका हो। इसके अलावा रूमेटॉइड फैक्टर RF टेस्ट एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, ठीक है। इसके अलावा एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इसकी हेल्प से हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोस कर सकते हैं। इसको हम लोग anti-CCP टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा WBC काउंट, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स काउंट का टेस्ट से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आइडेंटिफाई करके भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, ठीक है। आगे अगर हम लोग बोलें इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, अगर पेशेंट को अर्थराइटिस हो चुका है, अगर डायग्नोस किया जा चुका है, तो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग नाइट्स, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना है कि आप लोग
पड़े हुए हैं, बिल्कुल रेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में क्या है, आपकी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की या जॉइंट्स की, वो भी धीरे धीरे और ज़्यादा कम होने लगेगी अगर उसमें मूवमेंट या एक्सरसाइज नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ग्रेजुअल हल्की एक्सरसाइज भी चालू रखनी है। दूसरा, कंप्लीट बेड रेस्ट अगर आप लोग करेंगे तो उस कंडीशन में क्या है, एट्रॉफी, मस्कुलर एट्रॉफी हो सकती है। ठीक है, मस्कुलर एट्रॉफी में क्या है, जो आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, और बॉडी आपकी और ज़्यादा वीक होने लगेगी। इसके अलावा आप कुछ मेडिसिन भी इसमें कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इसकी जो प्रोसेस होगी इन्फ्लामेशन की, उस प्रोसेस को स्लो कर देगी। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट रूमेटॉइड अर्थराइटिस। दिस इज रोहित कुमार त्रिवेदी अगेन, फार्मास्यूटिक्स वाली फार्मेसी देहरादून। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड व्हाट्सएप एज वेल। बाय बाय।